निर्मला ट्रेन के अंदर भीख मांग रही है। उसकी 5 साल की बेटी राधा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि निर्मला को दिखाई नहीं देता है, वो अंधी है। हमें कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है, दे दीजिए ना कुछ पैसे। राधा की आंखों से आंसू टपक रहा है। इतनी सी बच्ची को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतने में पूजा का हाथ एक आदमी के शरीर से लग जाता है और वो आदमी गुस्सा हो जाता है। अरे अरे, ये क्या किया तूने? मेरे कपड़े गंदे कर दिए ना, गंदी नाली के कीड़े कहीं के। माफ कर दीजिए, छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है तो क्या कुछ भी करेगी? गंदी लोग कहीं के। उतर उतर अभी ट्रेन से, फालतू में ट्रेन गंदा हो रहा है। ये बोलकर उस आदमी ने दोनों को जोर से एक धक्का दे दिया और उस धक्के की वजह से निर्मला और राधा ट्रेन के दरवाजे से बाहर गिर गए। आह, बचाओ बचाओ बचाओ। ट्रेन के लोगों ने सोचा कि अब ये दोनों नहीं बच पाएंगे, मगर क्या ये सच है? क्या निर्मला और राधा मर जाएंगे? क्या एक छोटी सी गलती की वजह से उन दोनों की मौत हो जाएगी? मगर निर्मला और राधा ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या वजह है इसकी? आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। निर्मला एक गरीब घर की लड़की है। उसके पिता मदन लाल खेतों में काम करते हैं। निर्मला की माँ बहुत दिनों पहले गुजर चुकी है। ऐसे ही निर्मला के दिन बीतते हैं। एक दिन जब मदन लाल खेत में काम कर रहा होता है, तब उसे एक सांप डस लेता है और उसका देहांत हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु के शोक में निर्मला बहुत रोती है। इस दुनिया में वो अभी अकेली है। अभी उसका कोई नहीं है। बस उसके पिता की बहुत सारी जायदाद है जो अभी उसकी ही है, मगर वो सिर्फ जमीन जायदाद का करेगी क्या? गांव के मुखिया उसके पास आते हैं और उसे शादी कर लेने के लिए कहते हैं। वो राजी हो जाती है और मुखिया जी लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। मुखिया जी के साथ जानकी नाम की एक औरत की बात होती है। जानकी का एक बेटा है, उसका नाम रमेश है। निर्मला के बारे में सब कुछ जानने के बाद जानकी और रमेश आपस में बातें करते हैं। बेटा, ये अच्छा रिश्ता है, मना मत करना। उस लड़की के पास कितनी जमीन है? कम से कम 1 करोड़ का तो होगा ही, और शादी के बाद तो वो सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। लेकिन माँ, वो लड़की काली है, ऊपर से गंवार है, और बात ये है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अरे शादी कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो तू करना, और सोच, ऊपर से घर के लिए मुफ्त में एक नौकरानी भी तो मिल जाएगी। अपनी माँ के कहने पर रमेश निर्मला से शादी कर लेता है। निर्मला भी खुश होती है और वो ससुराल चली आती है और उसके बाद से वो बस घर का काम करती रहती है। सुबह से शाम निर्मला बस काम ही करती रहती है। काम करते करते वो बहुत थक जाती है। जानकी हर रोज निर्मला को बहुत परेशान करती है, उसे डांटती है, मारती है। उधर रमेश बाहर अपनी प्रेमिका से मिलता रहता है। उस लड़की का नाम पायल है। रमेश भी निर्मला को उल्टा सीधा सुनाता है। एक छुट्टी के दिन जब सभी घर पर हैं, तब उन लोगों के घर के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी के अंदर से राघव नाम का एक पुलिस वाला निकलता है। उसे देखते ही रमेश उसके पास चला जाता है। अरे राघव, तू? हाँ मैं। तुझे क्या लगा मैं नहीं आऊँगा? शादी में तो बुलाया नहीं मुझे। चल अब भाभी जी से मिला। असल में रमेश और राघव बहुत पुराने दोस्त हैं। राघव घर के अंदर आता है और निर्मला उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। राघव को खाकर बहुत अच्छा लगता है। वाह भाभी वाह, मान गया मैं तो। आपके हाथों में जादू है, जादू। खाना खाकर राघव चला जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन अचानक से निर्मला का सर चकरा जाता है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो खुशी से रो पड़ती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी आंखों में कुछ जलन सी होने लगती है। आह, मेरी आंखें बहुत जल रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निर्मला को कुछ दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे वो अंधी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो कुछ काम नहीं कर पाती, कहीं अकेली जा भी नहीं सकती, और इसी वजह से रमेश और जानकी चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा माँ? ये तो अंधी हो गई। वही तो सोचा था, मुफ्त में एक नौकरानी मिलेगी, ये तो उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे हम? जानकी रमेश को एक आइडिया देती है। रमेश को ये आइडिया पसंद आता है। अगले दिन वो निर्मला को लेकर बाहर जाता है। रमेश उससे कहता है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है। रमेश उसे ट्रेन में बैठाकर एक स्टेशन पर लाता है। ये स्टेशन उसके घर से बहुत दूर है। निर्मला, तू यहाँ चुपचाप बैठ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। हाँ, ये बोलकर रमेश निर्मला को एक जगह पर बैठाकर ट्रेन पकड़कर चला जाता है। निर्मला रमेश के इंतजार में बैठी रहती है, मगर रमेश नहीं आता। कुछ देर बाद निर्मला को डर लगने लगता है। रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए तुम? और कुछ देर बाद निर्मला को यकीन हो जाता है कि रमेश नहीं लौटने वाला। निर्मला अकेली, अंधी, बेसहारा औरत है। उसके पेट में एक और जिंदगी है। अभी वो क्या कर सकती है? खुद तो आत्महत्या कर सकती है, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे को कैसे मारेगी? वो यही सब सोचती रहती है। वहाँ बहुत सारे लोगों को वो अपने गांव का नाम बताती तो है, लेकिन कोई उस गांव को पहचानता ही नहीं। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं।
निर्मला को पता चल जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भीख मांगनी होगी, और उसके बाद वो भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो न साहब, कुछ दे दो न साहब। ऐसे ही वो अपना पेट भरने लगती है। कुछ महीने बाद निर्मला को एक बेटी होती है। निर्मला उसका नाम राधा रखती है, और उसके बाद वो अपनी बेटी को गोद में लिए भीख मांगने लगती है। साहब साहब कुछ पैसे दे दो ना, इस छोटी सी बच्ची को दूध पिलाना है, दे दो न साहब। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। राधा बड़ी हो जाती है। उधर रमेश पायल से शादी कर लेता है और उसी के साथ रहने लगता है। वो सबको बता देता है कि निर्मला किसी और के साथ भाग गई है और वो कभी नहीं लौटेगी। ऐसे ही निर्मला की सारी जमीन जायदाद को भी वो अपने कब्जे में कर लेता है और बहुत ही सुकून से रहने लगता है। उसे पक्का यकीन है कि निर्मला और कभी भी किसी तरह से लौट कर नहीं आएगी। उधर राधा अपनी माँ निर्मला के साथ भीख मांगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पापा कौन है माँ? निर्मला जवाब नहीं दे पाती। निर्मला को बुरा लगता है और वो छुप छुप कर रोती है। एक दिन राधा निर्मला से कहती है, माँ चलो ना, आज ट्रेन के अंदर भीख मांगने चलते हैं। लेकिन मुझे दिखेगा कैसे? मैं तो चल नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रहूंगी। ये बोलकर दोनों ट्रेन के अंदर भीख मांगने के लिए चढ़ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। वो दोनों भीख मांगना शुरू करते हैं। इतने में पूजा का हाथ एक आदमी के शरीर से लग जाता है और वो आदमी गुस्सा हो जाता है। अरे अरे ये क्या किया तूने? मेरे कपड़े गंदे कर दिए ना, गंदी नाली के कीड़े कहीं के। माफ कर दीजिए, छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है तो क्या कुछ भी करेगी? गंदी लोग कहीं के। उतर उतर अभी ट्रेन से, फालतू में ट्रेन गंदा हो रहा है। ये बोलकर उस आदमी ने दोनों को जोर से एक धक्का दे दिया और उस धक्के की वजह से निर्मला और राधा ट्रेन के दरवाजे से बाहर गिर गए। आह बचाओ बचाओ बचाओ। ट्रेन के लोगों ने सोचा कि अब ये दोनों बच नहीं पाएंगे। उन दोनों को भी यही लगता है, मगर किस्मत का खेल तो देखो, ट्रेन उसी समय एक नदी पार कर रही थी। वो दोनों सीधा नदी के पानी में गिरते हैं और बच जाते हैं। वो दोनों नदी में तैरने लगते हैं। तभी पुलिस की एक बोट आकर उन दोनों को बचा लेती है। उस बोट में बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं और उनमें रमेश का दोस्त राजीव भी है। निर्मला को देखकर राजीव कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे स्टेशन के बाहर देखा होगा, मैं वहाँ भीख मांगती हूँ। नहीं, स्टेशन के बाहर नहीं, किसी दोस्त के बाहर। हाँ याद आया, आप रमेश की बीवी है ना? ये सुनकर निर्मला चौंक जाती है। बहुत दिनों बाद ये नाम सुना है उसे। हाँ, लेकिन आप कौन है? राजीव अपना परिचय देता है और निर्मला को याद आ जाता है कि ये तो वही पुलिस वाला है, उसके पति का दोस्त। मगर आपकी ऐसी हालत हुई कैसे? रमेश ने तो बताया था कि आप किसी और के साथ भाग गई हो। झूठ है वो। निर्मला राजीव को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर राजीव गुस्सा हो जाता है। अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोई ऐसा कर सकता है? चलिए आज ही मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर राजीव निर्मला और राधा को लेकर उनके घर की ओर चल देता है। कुछ ही घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। राजीव, जानकी और पायल तब घर में बैठकर खाना खा रहे थे। पुलिस की गाड़ी से राजीव को निकलते हुए देखकर रमेश खुश होकर सामने आता है और तभी गाड़ी के अंदर से निर्मला और राधा निकलते हैं। रमेश की हंसी गायब हो जाती है। क्या हुआ रमेश, हंसी गायब क्यों हो गई? ये औरत ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो भाग गई थी। झूठ मत बोल रमेश, मुझे सब कुछ पता चल गया है। एक लाचार अंधी औरत को स्टेशन में छोड़कर तुम लोग यहाँ मौज कर रहे हो। आप मेरे पापा हो, आप गंदे पापा हो। राजीव जी, मुझे इनके साथ नहीं रहना, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। वो तीनों निर्मला के सामने जान की भीख मांगते हैं, लेकिन निर्मला माफ नहीं करती। उन लोगों को जेल में बंद किया जाता है और तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इधर निर्मला अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। कुछ जमीन बेचकर उसकी आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और उसे फिर से दिखाई देने लगता है। उसको इंसाफ भी मिल जाता है और इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रेलवे स्टेशन के बाहर फटे कपड़ों में बैठी वो भिखारी आते जाते लोगों से दया की भीख मांगती और 1 रुपए या 2 रुपए अपनी टूटी फूटी एक कटोरी में डालने को बोलती। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो। उस भिखारिन की हालत बहुत ही दयनीय थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके हाथ और पैरों पर कई सारे घाव थे जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। वो इतनी कमजोर और लाचार थी कि वो उन मक्खियों तक को नहीं भगा पा रही है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो। कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार उसके आगे आकर रुकी। उस कार से गौतम और संध्या नाम के 2 भाई बहन उतरे और स्टेशन परिसर की ओर बढ़ने लगे। फिर दोनों रेलवे के पूछताछ केंद्र पर गए। सर, विक्रमशिला एक्सप्रेस कब तक आएगी? 1.5 घंटे लेट है सर।
सरला की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी वो खुद को उनकी नजरों से छिपाने की कोशिश करने लगी। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे इनसे खुद को छिपाना होगा। जब सरला उस जोड़े से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो उसकी ये कोशिश सामने खड़े छोले भटूरे वाले ने देख ली। वो छोले भटूरे वाला सरला की हालत देखकर कभी कभी उसे मुफ्त में छोले भटूरे खिला दिया करता था। वो उसके पास आया और उसने सरला से कहा, क्या बात है सरला, ये कौन लोग हैं जिससे तू बचने की कोशिश कर रही है? सरला ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो पुरानी यादों में खो गई। बहू अब उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं, चाय आ गई है तुम्हारी। गीता देवी की बातों को सुनकर सरला ने अपनी आंखें खोली और चिढ़कर बोली, 10 बज गए तो क्या करूं मैं? 10 बज गए तो? बहू मैं कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो मैं चाय बना कर लाई थी, इसे पी लो। सरला चाय का एक घूंट पीते ही पूरी की पूरी चाय अपनी सास पर फेंक देती है। सुबह सुबह ही इस बुढ़िया ने मूड खराब कर दिया, ये भी कोई चाय है? अरे चीनी इतनी कंजूसी से क्यों डालती हो? तेरे बाप के पैसे लगते हैं क्या इसमें? अरे कुछ तो शर्म करो, अपने लिए सारा दिन 10 पकवान बनाती रहती हो और मेरे लिए ये फीकी चाय। चलो अब जाकर दूसरी चाय ले आओ। ये कहकर उसने कप प्लेट वहीं जमीन पर पटक दिया। सरला के चीखने और कप प्लेट गिरने की आवाज सुनकर उसकी ननद संध्या भागती हुई आई। क्या हुआ माँ, ये शोर कैसा? लो एक और मुफ्तखोर आ गई। क्या हुआ भाभी, माँ ने क्या किया जो आप इन पर इस तरह चिल्ला रही हैं? ये अपनी माँ से पूछ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुझे तेरी माँ की गलतियां बताती फिरो। गीता देवी ने बहुत ही अरमान से अपने इकलौते बेटे गौतम की शादी सरला से की थी। शुरुआत के कुछ दिन तो सरला ने अच्छी बहू का ढोंग किया और उसके बाद उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन गौतम सरला के लिए एक साड़ी लेकर आया था। उसे देखकर सरला चिढ़ गई। ये क्या 3rd क्लास चीज तुम उठा लाए मार्केट से? 3rd क्लास? ऐसा क्यों कह रही हो सरला? तुम मेरी बीवी हो और अपनी बीवी को कोई क्या 3rd क्लास चीज देता है? जानती हो पूरे 1500 की है ये साड़ी। कह तो ऐसे रहे हो जैसे 15,000 खर्च कर दिए साड़ी पर। वैसे भी मैं किन भिखारियों से उम्मीद लगा रही हूँ, मेरी ही किस्मत में ये सारे गरीब लोग लिखे थे। सरला देवी का परिवार बहुत ही सीधा था। वे बहू को कुछ कहकर कलेश नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सरला थी कि उसे बिना लड़े और बिना कलेश किए चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, उसकी ननद संध्या को कॉलेज की फीस भरनी थी। गौतम पूरे 21,000 रुपए बैंक से निकालकर संध्या की फीस भरने के लिए लाया था, लेकिन सरला उन सारे पैसों की शॉपिंग कराई। जब गौतम ने सरला से इस बारे में पूछा तो वो खड़ गई। अब क्या मैं तुम्हारी मुफ्तखोर बहन के लिए अपने अरमानों का गला घोट लूं? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जरा सा पैसे क्या खर्च कर दिए मैंने, ये लोग तो मेरे सर पर सवार हो गए। सरला तुम्हें पता तो है ना वो पैसे संध्या की फीस के लिए थे। संध्या की फीस के पैसे क्या उसका बाप छोड़ गया था? अरे पैसे तो तुमने ही कमाए थे ना, और तुम्हारी जिम्मेदारी पहले मेरी तरफ है, फिर तुम्हारी वो बूढ़ी माँ और मुफ्तखोर बहन की बारी आती है। सरला की बात गौतम को तीर की तरह चुभ गई। वो कई दिनों से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका मन किया कि वो सरला को थप्पड़ मार दे, लेकिन एक स्त्री पर हाथ उठाना उसे गवारा नहीं था। इसलिए उसने सरला से ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा, तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है सरला। अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ तुम पढ़ी लिखी हो। पहले तुम खुद को देखो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, लेकिन अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बातें कर रहे हो। लेकिन मैं वो औरत नहीं जो डर जाऊंगी। अगर तुमने फिर से मुझसे इस तरह बातें की तो मैं थाने में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की शिकायत कर दूंगी कि तुम लोग दहेज के लिए मुझे परेशान करते हो। गौतम ने जैसे ही सरला के मुंह से ऐसी बात सुनी वो सन्न रह गया। उसकी माँ और बहन भी डर गए कि क्या पता कल को सरला क्या करते। उस दिन के बाद सरला गौतम पर संध्या और उसकी माँ को घर से निकालने के लिए दबाव डालने लगी, लेकिन गौतम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता सरला। ये घर जितना मेरा है उतना मेरी माँ और बहन का भी है। इसका मतलब इस घर में मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है? हे भगवान, मेरी हैसियत तो इस घर में भिखारी की है। पता नहीं मेरे स्वर्गीय पापा ने क्या देखकर इन बदमाश लोगों के पल्ले मुझे बांध दिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। उस दिन के बाद सरला और भी कलेश करने लगी। हर दिन वो चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोलती कि उसकी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। वो ऐसा इसलिए करती थी कि पड़ोसी उसकी बात सुने। गौतम को ये सब बहुत बुरा लगता था। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ के कहने पर वो घर सिर्फ सरला के नाम कर दिया। ये हुआ सही काम, देख लो ये घर है अब मेरा, इसलिए यहाँ चलेगी मेरी मर्जी।
मेरी मर्जी होगी तो तेरी माँ बहन यहाँ रहेंगी, मेरी मर्जी होगी तो वो यहाँ नहीं रहेंगी। उस दिन के बाद से सरला ने सबका जीवन नरक कर दिया। वो किसी मालिक की तरह उन सभी पर हुक्म चलाती और हुक्म ना मानने पर कुछ से कुछ कहती और कुछ से कुछ करती। एक दिन तो उसने गुस्से में अपनी सास और ननद पर हाथ भी उठा दिया। गौतम बेचारा ये सब देख रहा था और सह रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके काम पर घर के माहौल का असर होने लगा और एक दिन उसकी नौकरी चली गई। ये क्या कोई खुशखबरी है जो सुनाने चले आए? तुम जैसे कामचोर लोगों की नौकरी तो जानी ही चाहिए। अब जाकर दूसरी नौकरी खोजो, और नौकरी नहीं मिली तो वापस घर मत लौटना। गौतम ने नौकरी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। सरला के लिए अब वे तीनों बोझ थे, इसलिए वो उनसे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने पास के थाने में उन तीनों की शिकायत कर दी कि ये तीनों उसे दहेज के लिए तंग करते हैं। उसके बाद पुलिस आई और उन तीनों को जेल लेकर चली गई। लो जी, सांप भी मर गए और लाठी भी नहीं टूटी। उधर वे तीनों जेल में थे और इधर सरला ने वो मकान बेच दिया। उसने सोचा कि उन पैसों से वो आराम से किराए के मकान में ऐश करते हुए जिंदगी काट लेगी। वो उन पैसों को लेकर लौट रही थी, तभी कुछ लुटेरों ने उसके सारे पैसे लूट लिए। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे दो। एक ही पल में लाखों रुपए उसके हाथ से लुटेरे छीन ले गए। अब ना तो उसके पास रहने को घर था और ना ही पैसे। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई काम करना आता ही कहाँ था। वो तो बस हुक्म चलाना जानती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग पर भी इसका असर होने लगा। उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। भूखी प्यासी वो इधर उधर भटकती। कोई उसकी हालत पर दया करके कुछ दे देता तो खाती, नहीं तो पागलों की तरह घूमती रहती। कुछ खाने के लिए दे दो साहब, 2 रोटी दे दो साहब, कुछ खाने के लिए दे दो साहब। दूसरी ओर गौतम और उसका परिवार कई महीनों के बाद जेल से निकला। जब वे घर गए तो उन्हें पता चला कि सरला ने वो मकान बेच दिया है। वे बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन गौतम ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी करना शुरू किया। संध्या भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे जमा हुए। फिर उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली और फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज गौतम की गिनती शहर के अमीर लोगों में होती है। उसके 3-3 होटल हैं जिसे उनका परिवार मिलकर चलाता है। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। मैंने इन लोगों को बहुत परेशान किया है। उधर गौतम की माँ ट्रेन से आ गई थी। दोनों भाई बहन ने उन्हें रिसीव किया और वे अपनी कार से घर की ओर लौटने वाले थे। तभी उनकी नजर सरला पर गई। उसे देखते ही गीता देवी भागते हुए उसके पास गई। बहू, बहू, तू यहाँ इस हालत में? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना तलाश किया। मैं हरिद्वार यही मन्नत मांगने गई थी कि मेरी बहू से हमें वापस मिला दे। ये देखो, उन्होंने मेरी सुन ली। सरला का मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने इन लोगों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो उसे प्यार करते थे और उसके लिए मन्नत मांग रहे थे। सरला ने रोते हुए उनसे माफी मांगी और कहा, आप जैसे लोग ईश्वर का अवतार है जो मुझ जैसी पापन को माफ कर दिया। उसके ऐसा कहने पर सभी ने उसे गले लगा लिया और उसे घर वापस ले आए।